नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जहां देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विंटर टूरिज्म उत्तराखंड के लिए गेम चेंजर साबित होगा। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष से राज्य में शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने का नवाचार शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य 4 धाम यात्रा बंद रहने वाले 6 महीने में तो होटल, ढाबा, टैक्सी और स्थानीय व्यापारियों को रोजगार देना है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने कहा कि शीतकाल में भी राज्य में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने उत्तरकाशी के शांकरी क्षेत्र का उदाहरण देते हुए बताया कि वहां होम स्टे फुल और बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। विंटर टूरिज्म हमारे राज्य के लिए बहुत गेम चेंजर साबित होने वाला है। पिछले साल से ये नवाचार हमने राज्य के अंदर प्रारंभ किया और उसके पीछे हमारा मुख्य ध्येय था कि राज्य के अंदर 6 महीने जब यात्रा चलती है उस समय में जो हमारे व्यापारी हैं, होटल वाले हैं, ढाबे वाले हैं, टैक्सी वाले हैं या जितने भी लोग पर्यटन के कारण से जिनका रोजगार व्यापार चलता है वो 6 माह बिल्कुल बंद हो जाता था। अब 12 के 12 महीने उनको काम मिले और हमारे राज्य में अपार संभावनाएं इस शीतकाल में भी हैं। जैसे मैं आज देख रहा था साकरी क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और वहाँ के होम स्टे बिल्कुल फुल हैं और ऐसे ही पूरे राज्य के अंदर होम स्टे, होटल, हमारी अन्य व्यवस्थाएं विंटर टूरिज्म के लिए पूरी तरह से हमने तैयार कर रखी है। सभी स्टेक होल्डर से पहले से बात कर रखी है। जो सरकारी हमारे अतिथि गृह हैं, गेस्ट हाउस हैं, उनमें भी शीतकाल में जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो सभी व्यवस्थाएं हमने सुनिश्चित की हैं। इसलिए हम सबका आह्वान भी करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट किया। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की जयंती पर उन्होंने नमन किया। पेशावर कांड के महानायक वीर चंद्र सिंह को वो नमन करते हुए नजर आए। ऐसे में पोस्ट कर सीएम धामी ने कोटेंश नमन किया। ऐसे में राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करते रहेंगे विचार, ये भी उन्होंने लिखा। तो बड़ी अपडेट फिलहाल इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री की ओर से ये पोस्ट किया गया है। ऐसे में एक्स पर उन्होंने एक ट्वीट किया जिस पर वीर चंद्र सिंह की जयंती पर वो नमन करते हुए नजर आए। तमाम उनकी चीजें थी जिन्हें वो याद करते हुए नजर आए। राष्ट्र सेवा के लिए हमेशा जो उनके विचार हैं वो हम सबको प्रेरित करते रहेंगे, ये भी मुख्यमंत्री की ओर से उस ट्वीट में लिखा गया। तो बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं। तो बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है और एक ट्वीट मुख्यमंत्री की ओर से किया गया, उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां उन्होंने लिखा कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत की आजादी के लिए लड़ने वाले निहत्थे लोगों पर गोली चलाने से मना करने वाले पेशावर कांड के महानायक एवं देवभूमि अमर सपूत चंद्र सिंह जी की जयंती पर कोटि कोटि नमन। तो बड़ी जानकारी इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं और ऐसे में तस्वीर भी दिखा रहे हैं जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से ये ट्वीट की गई है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की जयंती पर उनकी ओर से ये ट्वीट किया गया और उन्होंने लास्ट में ये भी लिखा कि आपके जो विचार हैं वो सदा हमें राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करते रहेंगे। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत प्रशासन को सीधे जनता के बीच पहुंचाने की पहल की। ऐसे में 45 दिन तक चलने वाले इस अभियान में प्रदेश भर में बहुउद्देशीय शिविर लगाए जा रहे हैं। शिविरों में 28 विभागों की सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जा रही हैं और इसी अभियान के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा में शिविर में हिस्सा लेकर जनता से सीधा संवाद किया। उन्होंने बताया कि अब तक 50,000 से ज्यादा आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। ऐसे में सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी पात्र नागरिक सरकारी योजनाओं से वंचित न रहे। रिपोर्ट देखिए। जनता की सेवा में जुटी धामी सरकार, जन जन की सरकार जन जन के द्वार। 45 दिनों तक चलेगा सरकारी अभियान, एक ही जगह होगा समस्याओं का समाधान। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार पूरी तत्परता के साथ जनसेवा में जुटी हुई है। शासन, प्रशासन और जनता के बीच की दूरी को खत्म करने के लिए धामी सरकार ने एक ऐतिहासिक पहल शुरू की है। उत्तराखंड में जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान की शुरुआत 17 दिसंबर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर शुरू हुआ था, जिसका बेहतर परिणाम देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद इस बारे में जानकारी दी है कि अभी तक लगभग 50,000 से अधिक लोगों ने इसके लिए आवेदन किया है और इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद कई अनेक जिलों में जाकर के लोगों से सीधा संवाद कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को जान रहे हैं।
अभियान के तहत सूबे के दूरस्थ पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक प्रशासन को सीधे आम जनता के बीच ले जाया जा रहा है। सीएम धामी ने बताया कि सरकार का स्पष्ट संदेश है कि अब जनता को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए देहरादून नहीं आना पड़ेगा, बल्कि सरकार स्वयं जनता के द्वार तक पहुंचेगी। दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले सामान्य लोगों को सुविधा मिले, उनके घर के पास सरकार पहुंचे, सभी विभाग पहुंचे, उसको लेकर ये कार्यक्रम किया जा रहा है। और सभी हमारे जितने भी राज्य के प्रशासनिक विभाग हैं, सभी प्रशासनिक विभाग और जिलाधिकारी स्वयं न्याय पंचायत स्तर पर जाकर सभी की जन सुनवाई कर रहे हैं, समस्याओं को सुन रहे हैं और उनका वहाँ पर तत्काल समाधान कर रहे हैं। क्योंकि हमारे राज्य में बहुत सारे स्थान ऐसे हैं, अगर मैं बात करूं चमोली जनपद की, देवाल से गोपेश्वर आने में पूरा दिन लग जाता है और 2 दिन का समय आने जाने में ही खर्च हो जाता है, चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसी प्रकार से अगर पिथौरागढ़ में धारचूला से आगे गुंजी, नाबी, ऐसे अनेक स्थान हैं, इन स्थानों से पिथौरागढ़ आते में कम से कम 2 दिन का समय आने जाने में लग जाता है। इसी अभियान के अंतर्गत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने 2 दिवसीय अल्मोड़ा दौरे के दौरान बहुउद्देशीय शिविर में शिरकत की। उन्होंने लोगों से संवाद किया, जनता की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को तुरंत समाधान के निर्देश दिए। सीएम धामी ने बताया कि 45 दिन तक चलने वाले इस अभियान के सरकार के 28 विभागों की सेवाएं जनता के द्वार तक पहुंचाई जा रही हैं। हमें शासन को और अधिक जनों के पास ले जाकर उनको संवेदनशील और सुलभ बनाने के उद्देश्य से हमारी सरकार ने ये कार्यक्रम शुरू किया है, जन जन की सरकार जन जन के द्वार। इसकी शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत अगले 45 दिनों तक सरकार के हमारे 28 विभाग बहुउद्देशीय कैंपों के माध्यम से शासन प्रशासन को सीधे आम जनों के बीच ले जाने का हम काम कर रहे हैं। और इन शिविरों में यहाँ एक और केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की जो विभिन्न रूप से संचालित होने वाली जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनकी विस्तृत रूप से जानकारी। सरकार का कहना है कि इन शिविरों का उद्देश्य केवल शिकायतें सुनना नहीं है, बल्कि मौके पर ही उनका समाधान करना भी है। इसके लिए सांसदों, विधायकों, जिला पंचायत सदस्यों, क्षेत्र पंचायत प्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों को स्पष्ट जिम्मेदारी दी गई है। सरकार चाहती है कि शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक बिना किसी परेशानी और बिना किसी देरी के पहुंचे। गौरतलब है कि धामी सरकार का जन जन के द्वार अभियान 45 दिनों तक मिशन मोड में चलाया जाएगा। अब तक 50,000 से ज्यादा आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। बहुउद्देशीय शिविरों से जनता के बीच पहुंचा शासन प्रशासन, एक स्थान पर 28 विभागों की सेवाएं जनता तक पहुंची। अभियान के तहत स्वास्थ्य, शिक्षा, राजस्व, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास, पेयजल, बिजली, कृषि समेत अनेक विभागों के अधिकारी मौके पर मौजूद रहकर समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। लोगों को योजनाओं की जानकारी, आवेदन की स्थिति, स्वीकृति पत्र और प्रमाण पत्र जैसी सुविधाएं अपने घर के पास ही मिल रही हैं। सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी पात्र परिवार सरकारी योजनाओं से वंचित न रहे। इसके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद इस अभियान की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जनता की समस्याओं का तत्काल वहीं पर समाधान हो जाए, उनको कार्यालयों को चक्कर न लगाना पड़े, बेफजूल अपना खर्चा न करना पड़े। और सभी विभागों को ये कहा गया है, मैं स्वयं भी उसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, हमारे सभी माननीय मंत्रीगण भी अपने अपने अलग अलग जो व्यवस्थाएं बनी हैं उन जिलों का भ्रमण भी करेंगे, उनकी समीक्षाएं भी करेंगे, हमारे विधायकगण भी कर रहे हैं, अन्य जनप्रतिनिधि भी कर रहे हैं। सभी लोग जाकर जनता को उन केंद्रों तक लाने का, कैंपों में लाने, उनका सहयोग करके उनकी समस्याओं के निस्तारण का काम कर रहे हैं। और 50,000 से भी ज़्यादा लोगों ने अभी तक इन कैंपों में भाग ले लिया है। बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और ये अनवरत रूप से 45 दिनों तक ये कार्यक्रम चलने वाला है। गौरतलब है कि धामी सरकार प्रशासनिक सेवाओं को सरल, पारदर्शी और जन सुलभ बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। ज्यादातर सेवाओं को ऑनलाइन किया जा रहा है। का तुरंत न समाधान भी करें तो कहीं न कहीं मुख्यमंत्री का जो ये अभियान है वो रंग लाता हुआ नजर आ रहा है। और उसका उदाहरण ये है कि 50,000 से अधिक जो लोग हैं इसके लिए आवेदन कर चुके हैं, वो भी कुछ ही दिनों में। तो जरूर सरकार का जो ये अभियान है वो रंग लाता हुआ नजर आएगा और लोग जो है इसका लाभ उठा पाएंगे। कैमरा पर्सन विजेंद्र तुड़ी के साथ दीपिका भंडारी, हिंदी खबर, देहरादून। पूर्व विधायक सुरेश राठौर की पत्नी होने का दावा करने वाली उर्मिला सनावर के सोशल मीडिया में पोस्ट वीडियो पर सियासी बवाल मच चुका है। उर्मिला सनावर ने दावा किया है कि अंकिता भंडारी केस में जिस वीआईपी का जिक्र किया जाता है वो बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम है। उर्मिला सनावर के पोस्ट किए गए वीडियो पर उत्तराखंड में सियासत गर्मा चुकी है। रिपोर्ट देखिए।
उर्मिला सनावर के वीडियो पोस्ट पर कोहराम। अंकिता हत्या मामले में वीआईपी का बताया नाम। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की सीबीआई जांच की मांग। उत्तराखंड में बीजेपी कांग्रेस में सियासी संग्राम। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्या मामले पर एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। इस हत्याकांड पर बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की पत्नी होने का दावा करने वाली उर्मिला सनावर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली है, जिसमें उर्मिला सनावर ने सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। उर्मिला सनावर ने कहा है कि अंकिता भंडारी केस में जिस वीआईपी के नाम का जिक्र आता है वो बीजेपी के उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम हैं और ये बात खुद सुरेश राठौर ने उन्हें बताई थी, जिनका ऑडियो उसके पास है। उर्मिला सनावर ने वीडियो में ये भी कहा है कि आखिर अंकिता के कमरे में ही बुलडोजर क्यों चला, जहां सारे सबूत रखे हुए थे। उस दिन हमारे और हमारे हस्बैंड की बहुत ज्यादा लड़ाई हुई सुरेश राठौर की, किसी विषय को लेके नहीं, दुष्यंत कुमार गौतम को लेके हमारे बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ कि तू उसकी इतनी वो करती है, ये है वो तेरा भाई वो गट्टू, इन्होंने बोला वो तेरा भाई वो गट्टू जिसकी तू इतनी पैरवी करती है कि वो इतना अच्छा इंसान है, वो ये है वो। उसमें इन्होंने बहुत लोगों की चीजें बोल रखी है, बोलते चले गए कि वो गट्टू उस रात जब अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ था वो गट्टू वहां क्या था, ये सब चीजें इन्होंने बोली उनके बारे में, दुष्यंत कुमार गौतम के बारे में। अब मुझे बोलने में कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि वो ऑडियो वायरल हो रही है इनकी आवाज की, मेरे पति की आवाज की वो ऑडियो वायरल हो रही है जिसमें उन्होंने दुष्यंत का नाम लिया। उसी कमरे पे सबसे पहले बुलडोजर क्यों चला, जिस कमरे में वो हत्याकांड हुआ, जिस कमरे में सब कुछ जो पूरा प्रकरण हुआ, सब चीजें हुई। उर्मिला सनावर के सोशल मीडिया में पोस्ट किए गए वीडियो को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोल दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि इस मामले में सरकार बार बार क्यों वीआईपी को बचाती रही और किस तरह से सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई, ये साफ हो गया है। गणेश गोदियाल ने अंकिता हत्या मामले की सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग की है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर बीजेपी ने तीखा पलटवार किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसी महिला को आगे करके अनुसूचित समाज से आने वाले हमारे राष्ट्रीय महामंत्री को अपमानित करने का काम किया है, जिसकी कोई विश्वसनीयता नहीं है। महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस ने दिवंगत अंकिता की आत्मा को भी दुखाया है, जिसके विरोध में बीजेपी अनुसूचित मोर्चा पूरे प्रदेश में कांग्रेस का पुतला दहन करेगी। लेकिन उस बातचीत में ये है कि सुरेश राठौर जी ये कह रहे हैं कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में अंकिता की जो हत्या हुई वो हत्या इसलिए हुई कि उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था इन शख्स के लिए, जिनका नाम अभी इस मैडम ने दिया, गौतम। ये वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड के इंचार्ज हैं और बड़े लंबे समय से इंचार्ज हैं। तो जो नारा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, असलियत में भारतीय जनता पार्टी की नियति इस रूप में सामने आई कि भारतीय जनता पार्टी की हकीकत क्या है बेटियों के प्रति। उसका सामाजिक कोई अस्तित्व नहीं है, ना समाज में उसको स्थान है। इस प्रकार की महिला से और दो प्रकार के काम कांग्रेस कर रही है। पहला काम, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जो अनुसूचित जाति से संबंधित है उनको अपमानित करने का काम करके पूरे अनुसूचित समाज को कांग्रेस के लोगों ने अपमानित किया है। दूसरा, अंकिता भंडारी की मृत्यु के बाद, और मैं जिस बात को पहले से कह रहा हूं, बार बार उस मृत आत्मा पर लांछन लगाने का कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। अनेकों नाम अभी तक वो ले चुके हैं। सत्यता ये थी कि जब न्यायालय में मुकदमा चल रहा था, उनको कोई प्रूफ होता, कोई जानकारी तो न्यायालय में जरूर देते, लेकिन वहां वो पीठ दिखाकर भागे हैं। और आज उसकी मृत्यु के बाद बार बार उस बेटिया को अपमानित करने का कांग्रेस कर रही है। सितंबर 2022 में हुए अंकिता भंडारी हत्याकांड से उत्तराखंड में सियासी भूचाल आ गया था। इस मामले में 3 आरोपियों पुलकित, अंकित और सौरभ को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। तीनों को कोर्ट ने हत्याकांड का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। हालांकि इस मामले में अंकिता के व्हाट्सएप चैट में जिस वीआईपी का जिक्र किया गया था उसके नाम का खुलासा नहीं हो पाया। कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को लेकर सवाल उठाती रही है और अब उर्मिला सनावर के सोशल मीडिया में पोस्ट वीडियो से कांग्रेस को बीजेपी पर हमलावर होने का एक और मौका मिल गया है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर बीजेपी का पुतला दहन करने की शुरुआत की है। वहीं जवाब में बीजेपी ने भी कांग्रेस के पुतले फूंकने का ऐलान कर दिया है, जिससे आने वाले दिनों में सर्दी के प्रकोप के बीच उत्तराखंड की सियासत में उबाल आने के आसार हैं।
देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो आगे बढ़ेंगे, जहां देहरादून में अंकिता हत्याकांड से जुड़े वायरल ऑडियो और वीडियो को लेकर बड़ा मामला सामने आया। ऐसे में पूर्व विधायक सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर के खिलाफ देहरादून और हरिद्वार में 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जहां बहादुराबाद थाने में संत शिरोमणि गुरु रविदास अखाड़ा भारत से जुड़े पदाधिकारी डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार ने तहरीर दी है। आरोप है कि अंकिता भंडारी प्रकरण को आधार बनाकर भाजपा नेता दुष्यंत कुमार गौतम की छवि खराब की जा रही है। साथ ही रविदास समाज की भावनाओं को भी आहत किया गया है। देहरादून में पूर्व जिला पंचायत सदस्य आरती गौड़ ने भी इसी मामले में एफआईआर दर्ज कराई। वो गट्टू को देने से मना कर दिया था अंकिता ने उस रात, इसलिए उसकी हत्या होगी अंकिता की। मैं नहीं जानती कौन अंकिता, मैं नहीं जानती कौन अंकिता भंडारी, लेकिन मेरे पास वो सारी रिकॉर्डिंग है उस रात कौन जा रहा था। हो सकता है ये मेरे फोन तोड़वा दे, हो सकता है मुझे मरवा दे, मेरी लोकेशन निकलवा के, जैसे इन्होंने अंकिता को मरवा दिया, अंकिता भंडारी को मरवा दिया इन्होंने सबने। मुझे तो सिर्फ और सिर्फ मेरे महादेव बचा रहे हैं, मेरे महादेव बचा रहे हैं मुझे शुरू से लेके अब तक। तो देखिए, अंकिता हत्याकांड ऑडियो वीडियो पर अब 2 एफआईआर दर्ज हो चुकी है और ऐसे में एक बार फिर से कांग्रेस के हाथ ये बड़ा मुद्दा लग गया है और इस पूरे मामले पर बीजेपी को घेरती हुई भी कांग्रेस नजर आ रही है। तो देहरादून और हरिद्वार में 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हम अपनी सहयोगी शुभांगी का रुख कर लेते हैं। शुभांगी, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि अब ये जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है और ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं क्योंकि कांग्रेस हमलावर है। बिल्कुल, देखिए अंकिता हत्याकांड जो है वो केवल प्रदेश में नहीं पूरे देश तक इसकी गूंज गई थी और इसमें कई सारी गुत्थियां थी जो आज तक नहीं सुलझ पाई हैं, क्योंकि इसके जो मुख्य आरोपी थे वो तो अब आजीवन कारावास में है, उनको सजा मिल गई थी। लेकिन जब अंकिता का हत्याकांड हुआ उस वक्त जो चैट सामने आई थी उसमें साफ तौर पर यह जिक्र किया गया था कोई वीआईपी था जो वहां आने वाला था और जो उससे विशेष सेवा की मांग कर रहा था। ये वीआईपी कौन है? इन सालों में विपक्ष लगातार ये सवाल पूछता रहा, अंकिता के माता पिता जो है वो लगातार ये सवाल पूछते रहे कि आखिर वीआईपी कौन था, उसको सजा मिलनी चाहिए। ऐसे में इस बीच भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की पत्नी जो है वो सोशल मीडिया पर ये वीडियो डालती हैं कि उनको ये मालूम है कि वो वीआईपी कौन था और उनके पास सारे प्रूफ और रिकॉर्डिंग्स हैं। इसमें वो खुलासा करती है कि गट्टू नाम का व्यक्ति जो है वो वीआईपी है और इस गट्टू नाम के पीछे कौन नाम है इसका भी वो खुलासा करती है, दुष्यंत कुमार गौतम का नाम लेकर, जिसके बाद पूरे सोशल मीडिया पर जो है उबाल देखने को मिलता है। सभी लोग ये सवाल करते हैं कि आखिर अगर इसके पीछे दुष्यंत कुमार गौतम थे तो इसको भारतीय जनता पार्टी को इस पर एक्शन लेना चाहिए। दूसरी ओर कांग्रेस लगातार इस पर हमलावर है कि जिसको बचाने की कोशिश लगातार यहाँ राज्य से लेकर केंद्र की सरकार कर रही थी वो दुष्यंत कुमार गौतम है। ऐसे में हमने देखा कि यहाँ से गणेश गोदिया जो कि प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, वो दिल्ली चले जाते हैं, वहां से वो अंकिता हत्याकांड को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और मांग करते हैं कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। उनके माता पिता जो है जब से ये बात सामने आई है कि इसमें भाजपा के नेता संलिप्त है तब से अब कहीं ना कहीं वो भी और भावुक होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वीआईपी एक ऐसा टर्म है जिस पर लगातार सालों से राजनीति होती आ रही है। ऐसे में क्या सच्चाई है, क्योंकि उर्मिला सनावर जो हैं वो वैसे ही विवादों में रही हैं और सुरेश राठौर और उनका जिस तरीके का रिश्ता है वो भी सोशल मीडिया पर या जनता जो है वो कई बार अलग अलग वे में देख चुकी है। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है, जो वीडियो लगातार वायरल कर रही है, भाजपा के नेताओं का लगातार नाम ले रही है और जो ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग्स है जिसकी वो बात कर रही है उसमें कितनी सच्चाई है ये तो जो है जांच के बाद ही पता लग सकता है। लेकिन भाजपा का ये कहना है कि वो केवल राजनीति कर रही हैं और भाजपा सरकार को या भाजपा के नेताओं को जो बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये वीडियो वायरल हुई है, इसमें 2 लोगों के द्वारा इस पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है, एक हरिद्वार में और एक देहरादून में, क्योंकि आरती गौड़ जो कि पूर्व जिला पंचायत सदस्य रही है उन पर भी कई सारे आरोप लगाए गए थे। उन्होंने कहा है कि मेरी छवि खराब करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने देहरादून में ये मुकदमा दर्ज करवाया और एक मुकदमा हरिद्वार में दर्ज हुआ है, तो कहीं ना कहीं 2 मुकदमे अब इन पर दर्ज हो चुके हैं। अब देखने वाली बात होगी कि ये सियासत जो अभी गरमाई हुई है ये कितना और उबाल लेती है, क्योंकि अभी भी ये मामला थम नहीं रहा है। लगातार जो तमाम वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के वो इस बात को उठा रहे, दिल्ली तक ये बात जा चुकी है। जनता भी जानना चाहती है कि आखिर वो वीआईपी कौन था।
बिल्कुल शुभांगी, पूरे देश में ये मुद्दा इस समय गरमाया हुआ है और ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि जब भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि सिर्फ और सिर्फ राजनीति है, लेकिन सीधे तौर पर जब नाम लेकर किसी के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है तो एक कार्रवाई बनती है कि पूरी जांच कराई जाए और असलियत तक पहुंचा जाए कि आखिर ये जो वीआईपी का जिक्र शुरू से होता हुआ आ रहा है, इसके पीछे क्या कुछ राज है। बिल्कुल, देखिए, एक महिला सोशल मीडिया पर आती हैं और एक बड़े नेता का, जो भाजपा के बड़े नेता है, उनका नाम लेकर कहती हैं कि वो वीआईपी था, वो वीआईपी बनकर वहां विशेष सेवा लेने जा रहा था, लेकिन वहां पर जो अंकिता हत्याकांड हुआ, अंकिता की हत्या की गई, उसमें कहीं ना कहीं संलिप्त है। ये बहुत बड़ा आरोप है और ये बहुत बड़ा मुद्दा है जो देश तक गया था। ऐसे में अगर ये गलत आरोप लगाए जा रहे हैं तो ऐसे में भाजपा को सख्ती के साथ इस पर जांच कराकर कोई बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल शुभांगी, तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे जहां देहरादून में भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की कथित पत्नी उर्मिला सनावर द्वारा सोशल मीडिया पर किए जा रहे खुलासे पर सियासत तेज हो चुकी है। ऐसे में महेंद्र भट्ट ने उर्मिला के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो पूरी तरीके से कांग्रेस के हाथ में खेल रही हैं। उन्होंने दावा किया कि उर्मिला के मूल पति का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो पैसों के लिए कुछ भी करने की बात कर रहे हैं। वो बहन पूरी तरह कांग्रेस के हाथ में खेल रही है। उसके पति का एक वीडियो अभी, जो उसका मूल पति है, उसका एक वीडियो अभी मैंने को सुनने में आया है। वो कह रहे हैं कि वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। कांग्रेस इस नीचता पर आ जाएगी, इसकी हमें कल्पना नहीं थी। और मेरा आरोप और पुष्ट होता है कि कांग्रेस ने उत्तराखंड के अंदर जहां अनुसूचित समाज को अपमानित करने का काम किया है, अगर मेरे बारे में उससे कुछ बुलाया जा रहा है तो मान के चलिए उत्तराखंड का ब्राह्मण समाज भी उसको माफ करने वाला नहीं। और ऐसे में इसी मुद्दे पर हरीश रावत की बीजेपी कार्यालय कूच को लेकर सियासत भी अब तेज होती हुई नजर आ रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए हरीश रावत का स्वागत किया। भट्ट ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में आने वाले का स्वागत सत्कार किया जाता है और कांग्रेस के कई लोग पहले ही भाजपा का हिस्सा बन चुके हैं। स्वागत है और भारतीय जनता पार्टी पे आने वाले का हम स्वागत सत्कार करते हैं। और जितने भी लोग आए, बड़ी संख्या में कांग्रेस के लोग आए, हमारे बनकर रह गए। हम तो चाहेंगे कि हरीश रावत जी भी अब दिशा प्रवर्तित करें और मोदी जी के विकास में अपना योगदान दें। वही खबर देहरादून से, जहां चमोली जनपद के ज्योति मठ में मिनी स्टेडियम और सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक के निर्माण के लिए केंद्रीय खेल मंत्रालय ने 9.5 करोड़ रुपए की धनराशि जारी कर दी है। और ये पहल गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी द्वारा केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री मनसुख मंडाविया से की गई मांग के बाद संभव हुई है। ऐसे में सांसद ने केंद्रीय मंत्री का पूरे क्षेत्र की ओर से आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये परियोजना क्षेत्र के युवाओं और खिलाड़ियों को बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण कदम है और स्थानीय प्रतिभाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने का अवसर प्रदान करेंगे।